बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्यूम 10 खोल दिया है और कुछ दस्तावेजात भी दे दिए हैं जस्टिस अजमत सईद ने। आपको यह बताएं कि जैसे कि रिमार्क्स दिए गए हैं कि बहुत कुछ वाजे हो जाएगा इस वॉल्यूम 10 के अंदर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये एक बड़ी और डेंजरस डायमेंशन होगी मेरे ख्याल में। अगर हम जेआईटी की पिछली रिपोर्ट सारी जो सबने देख ली है उसको देखें तो हम जानते हैं कि मामलात किस सम्त में जाएंगे। जो सोशल मीडिया पे वॉल्यूम 10 के बारे में आया है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। अगर जो आया है उसका 10% भी दुरुस्त है तो उसका मतलब है न जाने इसमें कौन कौन से इंकशाफात होंगे। और फिर ये भी देखिए कि ये वॉल्यूम 10 को खोलने का जो मुतालबा था खुद मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से आया था। अभी तक हम उनकी हालत देख रहे हैं। और जो मैं अभी टीवी पे सुन रहा हूँ लाहौर में बैठा, जो इसहाक डार साहब का मामला आया है इस हवाले से जो अदालत कह रही है कि वो बिल्कुल नहीं है मुतमिन। और फिर ये देखिए अभी यानी वॉल्यूम 10 से पहले का आलम ये है कि अभी वो जो इनके वकील हैं फाजिल वकील जो है मियां साहब के, वो कह रहे जी ये टेम्परिंग नहीं हुई, ये कुछ गलतियां हुई हैं जो पिछले वकील साहब के दफ्तर में हुई हैं, वो उनको भी वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वक्त आगे अनफोल्ड करता चला जा रहा है तू अंदर की वो चीजें सामने आ रही हैं। और मैं अभी बड़ा बैठा हूँ सरप्राइज कि अभी ये तो नहीं खबर आई कोई एक लाइन केस में है क्या, मगर अगर कहा गया था कि इसे ना खोला जाए जो और कहा गया था जेआईटी की तरफ से, तो इसका मतलब है इसके खुल जाने के बाद क्या इंकशाफात इसमें होंगे, कौन से हकायक हैं जो अवाम की नजरों के सामने आएंगे। हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस नौयत के होंगे या किस बारे में होंगे, मगर उनका ग्रेविटी का एक्सटेंट क्या होगा हम सारे बैठे हुए हैं अपने फिंगर्स क्रॉस लिए कि इसमें क्या आता है। मगर जो भी आएगा मुझे लगता है कि हुक्मरानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी इसमें। जी ठीक है, सईद काजी साहब नैब के रेफरेंसेस की बात भी करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास अभी ताजा अपडेट्स क्या हैं। जी इरफान। देखिए, इस वक्त जो अदालत में कार्रवाई चल रही है वो तारिक हसन के दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे ही सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं तो इस हवाले से अदालत ने यह भी कहा है कि तारिक हसन ने 2 जवाब अदालत में जमा कराए हैं। और जस्टिस एजाज अफजल का एक रिमार्क्स मेरे सामने है, कहते हैं कि अगर कानून के दायरे में रहकर लहरों के खिलाफ भी तैरना पड़ा तो तैर लेंगे, लेकिन सबूत दिए जाए, अदालत को वाज़ेह किया जाए। और जितना भी रिकॉर्ड पेश किया गया है उसका अदालत जायज़ा ले रही है और देख रही है कि जो जेआईटी ने इसहाक डार के बारे में लिखा था वो क्या है, जेआईटी की रिपोर्ट क्या है, जेआईटी का रिकॉर्ड क्या कहता है, और अब जो तारिक हसन ने रिकॉर्ड पेश किया है वो क्या है। 34 साल का रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा दस्तावेजात हैं जो कि तारिक हसन ने पेश की हैं इसहाक डार की तरफ से। और वो इस रिकॉर्ड को देखकर ये लगता है कि इसका जायज़ा लेने में भी अदालत को कुछ वक्त दरकार होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमने देखा है कि ये पैकिंग में ये रिकॉर्ड था जो यहाँ पर पेश किया गया है 34 साल का। अब उसका मुआजना किया जाएगा कि इस टैक्स रिकॉर्ड में क्या है और जेआईटी की फाइंडिंग क्या थी। जेआईटी की फाइंडिंग क्या थी? ठीक है, इरफान मलिक और सईद काजी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाजरीन को देते चले। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस का यह मामला है। जफर हिजाजी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको यह अहम खबर दें, रिकॉर्ड टेम्परिंग के केस में जफर हिजाजी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तफसीलात से आपको आगाह करें। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में जफर हिजाजी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। आपको अहम खबर दें, रिकॉर्ड टेम्परिंग केस का यह मामला है और इस मामले में जफर हिजाजी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अपडेट्स आपको दें, रिकॉर्ड टेम्परिंग का यह केस, जफर हिजाजी की दरख्वास्त पर जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फिर से अपने मौजू पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज 5वीं समाअत है, सईद काजी साहब ये बार बार ये भी बात कही गई कि तहकीकात अभी बढ़ेंगी, मामला तहकीकात का है। ये वकील की जानिब से, वजीर आजम के वकील की जानिब से कहा और जजेस साहिबान की जानिब से यह बात से वाजे की गई है कि अगर आप मुत्तफिक हैं तो रेफरेंसेस जो है वो नैब को भिजवा दिए जाएं। जी हाँ, वो देख रहे हैं तमाम ऑप्शन जो है। हम ये भी देख रहे हैं, इसमें बड़ी दिलचस्प बातें आज हुई। कल अगर आप देखें तो कुछ टीवी शोज हुए रात को जिसमें बताया गया और यूं लगता था जैसे वो अदालत में उठाए गए सवालों के जवाब देने के जिम्न में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये बताया गया जी हफ्ते के दिन वहाँ ऐसे ऑफिस हैं जो खुलते हैं
फिर प्रोग्राम हुआ, फिर उसकी ट्वीट्स हुई, फिर उन ट्वीट को बाकायदा अदालत में आज राजा साहब ने पेश किया एक यानी दलील के तौर पे। तो ये इस तरह से आप देखें कि सफबंदी भी इस तरह से है, मगर जो मामला खुल रहे हैं, एक बात तो खुल के तय और सामने आ गई, आप जितने भी पार्टीजन हो जाए, खैर लोग बहुत पार्टीजन है और शायद मीडिया भी पार्टीजन होगा, मगर एक बात तो तय है कि जो कुछ खुला है और जितने वसाइल सामने आए हैं इन लोगों के पास, अभी मैं इसहाक डार साहब का देख रहा हूँ, मुझे लगता है जैसे ये बाकी पस मंजर में चले जाएंगे, इसहाक डार साहब वाला मामला आ जाएगा। मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता कि इस रिकॉर्ड की प्रेपरेशन के बारे में जो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाए गए हैं या दुरुस्त खबरें दी गई हैं, वो तो अदालत खोल के देख लेगी, मगर मामला ये है कि ये चीजें जिस तरीके से ये मैनेज करते रहे, लगता ये है बातिल नजर में कि इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कभी इस तरह की तहकीकात खुल भी सकती है। फिर मुझे ये बताया कि इस कदर इररिस्पॉन्सिबिलिटी के जो बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के अकरम शेख साहब, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो फोर्जरी है मुबैना तौर पर, और अदालत ने भी पॉइंट आउट किया, ये उनके ऑफिस में कुछ गलतियां हुई हैं, मेरा जो 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 है मेरे मुद्दई हैं या जो सॉरी जो कि है मुल्जिम है या रिस्पॉन्डेंट हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। तो भाई उनका कोई कसूर नहीं है, गलतियां अकरम शेख साहब के दफ्तर में हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके वकील के अपने वकील कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मामला जिस समझ जा रहे हैं कुछ ज्यादा काबिल रश्क नजर नहीं आते, खासतौर पर हुक्मरानों के लिए। सैयद काजी साहब, बड़े अहम और बड़े सख्त रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर अगर लहरों के खिलाफ भी तैरना होगा तो तैर लेंगे। देखिए ये बड़ा एक मीनिंगफुल उन्होंने बात की है। इसका मतलब ये है कि भाई हम अगर मैं ऐसे आसान जबान में तख्ती करूं और मैं चाहूंगा कि मैं बड़ा केयरफुल रहूं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें सबूत दे देंगे तो इस वक्त जो आपके बारे में नैरेटिव बनी हुई है, शायद हमारे पास अगर कोजेंट जो या जिसे कहते हैं अनडिनाएबल प्रूफ्स हों, मैं ये इस तरह से समझूं, मेरी बात गलत हो सकती है, तो हम लहरों के अगेंस्ट भी मतलब तैरने को तैयार हैं, जो एक माहौल बना हुआ है। मगर कहाँ से आए वो सबूत? मामला तो ये है कि आप इतने गैप्स हैं कि अब आप यूं लगता है कि जब मैं कल भी कह रहा था कि अंदर से अदालत की जब खत्म होती है प्रोसीडिंग, तो बाहर आके जब ये इनके लोग बातें करते हैं, तो मैंने कल सवाल उठाया कि ये इसी अदालत से बाहर आए हैं या किसी और अदालत में थे, ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं, क्या किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, किसी मुतवाजी दुनिया में रहते हैं ये, या यहीं रह रहे हैं? तो ये है, ये रिकंसाइल नहीं हो पा रहा। मगर सबसे बड़ा सवाल एक ही है, सवाल ये है कि चीजें खुल के इस मुल्क के अवाम के सामने आ चुकी हैं। अब देखना है कि किसमें कितना दम है, फैसला कैसे आता है और क्या आता है। और अगर ये साहब अदालत को बावर हो जाता है, जो अवाम को तो हो चुका है, ये कहते हैं ना अवाम की अदालत में जाएंगे, आज रेफरेंडम करा लें, उनसे पूछ लें कि इसमें उनकी क्या राय है, तो बड़ी वाज़ेह होगी। काजी साहब, कमरे अदालत से बाहर आकर लीगी रहनुमा तो यही कहते हैं कि फैसला आ चुका है और हमारे हक में है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद बड़े दिनों से नहीं गया, ये इसी अदालत से बाहर आते हैं या किसी और अदालत से बाहर आते हैं? मुझे क्योंकि अंदर को जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे होते हैं, नीचे से स्टिकर्स देख रहे होते हैं, हर चैनल का जो वहाँ पे नुमाइंदा है, जो उनके ब्यूरो चीफ है हमारे भी, वो जब हमें बातें सुनाते हैं और उसके बाद अब देखते हैं कि एक गुफ्तगू का आगाज होता है और वो गुफ्तगू लगता है किसी और दुनिया से हो रही है या कहीं और कोई अदालत थी जिसमें ये गए थे। अंदर ये आलम है कि वकील जो है वो बेचारे मादरत खाना रवैये से ये बताते फिरते हैं कि जनाब ये फोर्जरी नहीं है, ये कुछ गलतियां हैं जो पिछले वकील साहब के दफ्तर में हुई थी। और बाहर आके इस तरह लगता है कि जैसे कोई हम पुरानी मौला जट की या जो फिल्में हुआ करती थी पंजाबी गंडासे वाली, वो देख रहे हैं। तो बिल्कुल रिकंसाइल नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल में रिकंसाइल हो जाएगा और आज मैं ये कहूंगा कि इस अदालत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि वो इससे यकीनन पॉजिटिवली उदा बरा होंगे। ठीक है काजी साहब, हम कुछ बात करेंगे दस्तावेजात की। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अभी की सूरत हाल क्या है। जी इरफान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी इरफान मलिक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, इरफान मलिक से बात करेंगे। काजी साहब, अभी तक जो रिकॉर्ड दिया गया उसमें बहुत सारी चीजें, फॉन्ट की बात हो गई, मोहरों की बात हो गई, सिग्नेचर्स की बात हो गई, काफी सारी चीजें जो है वो, जैसा कि जजेस साहिबान की जानिब से भी कहा गया कि जालसाजी पर मुश्तमिल, और दिल तोड़ दिया आप लोगों ने। अभी दोबारा से कहा गया है कि तहकीकात का ये मामला है, मजीद तहकीकात होंगी। क्या मजीद तहकीकात हो सकती है? ये जो वॉल्यूम 10 अभी खोल दिया गया है उसके बाद कुछ हो सकता है, मगर अभी मैं एक जस्टिस एजाज अफजल साहब का कमेंट बड़ा दिलचस्प पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जी आपका तो दिल करता है कि ये केस हमेशा चलता रहे, और मुझे याद आती है वो लाइन आती है, डॉक्टर फास्टिस की लाइन थी, कम नॉट कम नॉट कम नॉट।
कि वो जो एंड है, जो आखिर है, वो ना ही आए। तो ये एक जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और उसके जो लोग हैं उनकी यही है कि वो जो आखिरी एक लम्हा है, मगर उस आखिरी लम्हे ने तो आना है, वो लम्हा जरूर आएगा। ठीक है कायद साहब, जस्टिस नासिर साहब हमारे साथ हैं, शरीक गुफ्तगू उनको भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं सारे सिनेरियो में वॉल्यूम 10 भी खोल दिया गया है और जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स भी आए हैं कि बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी इसमें। देखिए मैं तो फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा तो यही रहा है, सब यही होता है। और खास तौर पे हम लोग जब जज बनते हैं तो उस वक्त ये होता है कि हम जब जज बनते हैं तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या है और हमारे क्या लोन्स हैं, हर चीज डिक्लेयर करनी पड़ती है। यहाँ तक डिक्लेयर करना पड़ता है भाई बहन जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक दफा हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम किसी वक्त भी हमसे पूछा जा सकता है उसके बाद से अब तक आपको तनख्वाह मिली है, आपके शेयर है, आप जस्टिफाई करें 1 करोड़ रुपया आपने दिखाया था, 3 करोड़ रुपया कैसे आ गया आपके पास। इसको फिर हम कहते हैं मनी ट्रेल कहते हैं, यानी एक जासूसी की लफ्ज है ये कि ट्रेल देखते हैं कि अगर आज कोई आपको कहीं से कोई चाकू मिला या कोई चीज मिली आपको तो आप उसको देखते हैं कहाँ से आया, किस जगह से आया, किसने खरीदा था। तो उसको एक टर्म है जासूसी ट्रेल कहा जाता है कि भाई आप जाके उसको पता करें कि शुरू कहाँ से हुई थी। तो अगर मेरे पास या आपके पास कोई प्रॉपर्टी आज है और हमसे आ जाए। जी नासिर साहब, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का भी यही सवाल है जो कि बार बार दोहराया जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी है कि जो भी आपने कमाया, जो भी मुंतकिल किया, उसकी रसीदें सामने ले आए, लेकिन बाद में जो दस्तावेजात पेश की गई हैं वो जाली साबित हो गई हैं। ये रिमार्क्स है जज साहिबान के। आप क्या समझते हैं, केस तो चल रहा है, ये कितना बड़ा जुर्म है कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया? नहीं देखें, धोखा तो किसी को दिया जाए बहुत जुर्म है, और जितने बड़ी अदालत होगी उसको धोखा दिया जाए तो बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन बड़ा मुश्किल, जैसे हम पर्जरी कहते हैं कि पर्जरी का मतलब यह है कि आप हलफ पे तो झूठ बोलें और वो साबित हो जाए तो उसकी बहुत बड़ी सजा है, और इस्लाम में भी वही सजा है। लेकिन सवाल ये होता है, एस्टेब्लिश करना होता है कि भाई आपकी आज ये प्रॉपर्टी है। समझ लीजिए कि मेरे पास एक मकान है और मेरे पास 3 बैंक अकाउंट है, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज मुझसे पूछा जाए ये जो आपके पास 3 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनका क्या खर्चा है, आप 2000 गज के मकान पे रहते हैं उसका क्या खर्चा है, इतने नौकर हैं, 2 गाड़ियां हैं, आप बाहर भी जाते हैं। आप जस्टिफाई करें कि आपके जो नॉन एसेट्स हैं, 10 साल पहले जब आप जज बने थे ना, तो अपना बता, तो आपने हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी क्या प्रॉपर्टी है, बहन भाइयों की क्या प्रॉपर्टी है, बच्चों की क्या प्रॉपर्टी, सब डिक्लेयर किया। अब आप बताइए कि उस जमाने से लेके आज तक आपकी कितनी आपको सैलरी, आप जस्टिफाई करें कि भाई जो आपके आज एसेट्स हैं वो आपके जो नॉन इनकम है, जो लीगल इनकम है, उससे आप उसे जस्टिफाई करते हैं। बहुत आसान है, आम आदमी के लिए तो बहुत आसान है। मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं और जिन्हें टैक्स बचाने की कोशिश की करते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए फिर यही सवाल होता है कि जब कोई आदमी से आज पूछा जाता है कि भाई आज तुम्हारे बच्चे 3 मकान हैं, 2 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बताओ फिर आप ढूंढते हैं ये पैसे जो आज हैं, इससे फिर आप वापस जाते हैं। ठीक है, जस्टिस नासिर साहब शरीक की गुफ्तगू ही रहिए। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। काजी साहब, 34 साल रिकॉर्ड पेश किया गया है तारिक हसन की जानिब से, इसहाक डार का सर बमोहर पेश किया गया है। क्या समझते हैं ये जो इतना बड़ा रिकॉर्ड पेश कर दिया गया, ये भी वही साबित होगा, जाली मोहरें होंगी, जाली तारीखें होंगी, जाली फॉन्ट होगा? देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है अभी ये खुला नहीं है, मगर जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं वो रिपोर्ट्स भी कोर्ट नहीं करना चाहता जो कि इस वक्त मीडिया पे चल रही हैं और इवन सम टीवी टॉक शोज पे भी बातें हो चुकी हैं कि ये रसीदें क्या है क्या। मैं आई डोंट वांट टू बी गिवन टू दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसको एक लाइन में देखें और माजी से लेके अब तक देखें कि जिस तरह का
डिफेंस का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, जो और सामने आया है, वो उसको देख के कुछ ज्यादा इमेजिनेशन पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन आर्किटेक्ट हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अभी आज किसी ने बात की थी कि ये बेसिकली मेन इस इकानमी को एक अरसे से चला रहे हैं, जब भी ये पावर में आए हैं। और ये जितना इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो न्यू इकोनॉमिक, जिसे आप कहते हैं न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, और जिसके ये सारे बेनिफिशरीज हैं, जिस तरह हमने देखा कि रियासत की असासे आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हुए हैं निजी। ठीक है सईद काजी साहब हमारे साथ रहेगा। माहिर कामरान मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। कामरान साहब बताएगा, अगर कोर्ट नाअहल साबित कर देती है वजीर आजम के खिलाफ तो फौरन से कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर कोर्ट ने अगर डिक्लेरेशन दे दिया तो फिर इमीडिएटली जो है वो या तो इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करेगा प्राइम मेंबर नेशनल असेंबली, या वो खुद रिजाइन कर जाएंगे। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये बताएगा कि क्या फौरन से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है, ये फैसला दे सकती है, या ये फैसला इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि वो ये फैसला दे? नहीं, ये इसमें डेक्लेरेशन जो है वो कोर्ट को खुद ही देना है। अगर आर्टिकल 62, 63 की बात है तो वो खुद कहेगी, जो कुछ कहना है उनको कि उस म्यार पे पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते, ये कोर्ट को खुद कहना है। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो खुद ब खुद जो है ना वो पब्लिक ऑफिस से जो वो होल्ड कर रहे हैं वो महरूम हो जाएंगे अगर इन केस ऐसा हुआ तो। ठीक है, सईद काजी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप बताइएगा कि जैसा कि रिमार्क्स दिए गए, कहा गया कि बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और वॉल्यूम 10 खोल दिया गया। इस वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक और इस रिमार्क से मुतल्लिक कमेंट क्या करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात, जो अभी दो बहुत बड़े कानूनी ज़हन मेरे साथ है, मैं चाहूंगा इनसे भी मैं सवाल करूं, क्योंकि कल से एक बहस हो, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। कल ये कहा गया, एक मैंने शो देख रहा था जिसमें ये कहा गया कि जी फौरी तौर पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो फिर कोई उनके पास रेमेडी नहीं होगी, अपील में नहीं जा सकेगी। बड़ा जोर लगाया जा रहा है इस बात पे। और बड़ी एक मेरा सवाल ये है इन दोस्तों में से, चाहे कामरान साहब दे दें चाहे नासिर असलम साहब दे दें, कि आलम ये है कि बाहर खड़े होके वज़रा कहते हैं कि JIT को सजाएं दें, सुप्रीम कोर्ट को केसेटली नहीं ओपनली जो है कहा जा रहा है लोहे के चने हैं दांत तोड़ देंगे। बात ये कि नीचे एक इदारा नहीं बचा जिसमें ये सारा जो आज सामान खुला है, ये सामान कब से पड़ा हुआ है FIA के पास, कब से पड़ा हुआ है नैब के पास। उन्होंने कोर्ट में आके माजूरी बयान कर दी कि जी हम मैंने हाथ नहीं लगा सकते। तो ये आर्ग्यूमेंट में कितना है कि जी वापस नीचे भेजा जाए। ये तो ऐसे ही नहीं होगा जैसे इन्हें बेल आउट कर दिया जाए। अगर कामरान साहब बात करना चाहें या नासिर असलम साहब। ठीक है, सईद काजी साहब क्या समझते हैं अभी, अगर जब जैसा कि कहा जा रहा है कि तहकीकात का वक्त दिया जाए, मामला तहकीकात का है, कोई ऐसा पहलू निकलेगा, तहकीकात होंगी, या जजेस साहिबान जो हैं वो अब मुत्तफिक हो चुके, उन्होंने अपना फैसला महफूज कर लिया एक तरफ से? देखिए, आज सुबह तक तो बात ये हो रही थी, और जो अकरम राजा साहब है वो अभी ये बात जब सवेरे कोर्ट में आए थे तो उनका ये कहना था कि कोर्ट आज फैसला महफूज कर सकती है, ये उनकी राय थी। मगर अब उसके बाद एक बिल्कुल ऑल टुगेदर सिचुएशन बदल गई। अब वॉल्यूम 10 आपने मंगवा लिया है, लेकिन क्या अब ये देखने की बात की है, और ये इन दोस्तों में से कोई बात अगर करना चाहे, अगर लाइन पे हमारे साथ हो, तो क्या जो फैसला है वो उसी एविडेंस की बुनियाद पे करके ये भी हो सकता है कि उस एविडेंस जो अब तक आया है और जो अब तक खुली, इससे पहले वॉल्यूम 10 से पहले जो खुल चुका है, उसकी बुनियाद पर फैसला करके आगे की प्रोसीडिंग्स खोल दें, आगे खोल दें कौन से शवाहिद सामने आए हैं, फिर नीचे अदालतों में भेज दें। मगर मैं ये पहले बात कह दूं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने कही थी कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो जो साबिक चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि अगर आप नीचे भेजेंगे भी तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस किस्म का एग्रेशन आ रहा है और जिस किस्म के मैसेज जो है कैबिनेट मेंबरान की तरफ से, जो रेगुलेटरी जो भी छोटे मोटे इदारे हैं उनकी तरफ, या इवन JIT के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि नाअहली इस फोरम पर होती है या नहीं होती। ये एक फैसला डिटरमिन करेगा जो फ्यूचर इवेंट्स अनफोल्ड करेंगे, उसकी बुनियाद इस पे होगी कि नाअहली अभी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में होती है या नहीं होती। जी ठीक है सईद काजी साहब, आप जैसे कि पहले भी बात की आपने, लीगी रहनुमा जब कोर्ट से बाहर आते हैं उनकी और दीगर ऑपोजिशन जमातों की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा फर्क है, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का एवरी राइट है कि वो अपने बारे में एक जो उनकी कहानी है वो बयान करें। इससे तो हम उन्हें बिल्कुल कोई मतलब महरूम नहीं कर सकता, और महरूम करना भी बदअखलाकी होगी। मगर जब आप बात करते हैं और मीडिया पे आके बात करते हैं तो फिर आप ये देखें कि एक म्यार भी होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सवेरे सवेरे आए और मेरे ख्याल में एक चैनल पे देख रहा था जनाब आबिद शेर अली साहब को,
तो मेरे ख्याल में वो चैनल भी हट के चला गया, द वे ही वाज प्रोसीडिंग अबाउट ये उनके वालिद साहब के बारे में इमरान खान। तो ये जो एलिमेंट आया है कल से हम देख रहे हैं कि स्लीज, जिसे आप स्लीज कहते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि ये नहीं था और हमारी सोसाइटी इसको परमिट भी नहीं करती। मगर आप बोलें जी अदालत में, अगर आपको कोई समझते हैं कि जी आपके किसी एक दलील को या किसी आपके एविडेंस को सही कंसिडर नहीं किया गया, यानी लीगल बैटल तक इसको महदूद रखें। हो ये रहा है कि अदालत से बाहर निकल के अपने मुखालफिन के बारे में वो गुफ्तगू करते हैं कि शायद घरों में बैठ के, ऊपर आप लिख देना चाहिए कि जब अब आप ये बीपर शुरू हो तो लिख देना चाहिए सिर्फ बालगों के लिए। तो मेरे ख्याल में इस शर्मनाक सूरत हाल से इस कौम को निजात दिलाई जाए और इस डिस्कोर्स, और एक क्रिटिकल और बुरानी दौर है, इसमें से एक जिसे कहता था ना हेमिंगवे, ग्रेस अंडर प्रेशर, ग्रेस के साथ, ग्रेसफुली। मगर क्या ग्रेसफुली ये लोग निकलने के इससे अहल हैं या ये नहीं, ये तो आने वाले दिनों में जब वाकयात अनफोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे। बहरहाल जी। अच्छा सईद काजी साहब, जैसा कि JIT के आगाज में 2 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया था, अभी 3 जजेस का मौजूद जजेस का बेंच है, तो अगर एक भी अपना फैसला महफूज करते हैं नाअहली से मुतल्लिक, तो ये क्या 3 और 2 का फैसला होगा या इन 3 जजेस की मेजोरिटी देखी जाएगी? देखिए, मैंने जिन कानूनदानों से बात की है और खासतौर पर शाहिद उस्मानी साहब से जो बात की है, उनका ये कहना था, एज फार एज आई रिमेंबर, कि अगर एक जज साहब भी जो है वो पिछले 2 जज साहिबान वाले फैसले की तरह ये फैसला कर लेते हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ये मबनी पर इंसाफ थी, तो फिर ठीक है। सईद काजी साहब, कानूनदान फजल शाह साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, बहुत शुक्रिया आपका फजल शाह साहब। यही सवाल अगर मैं आपसे दोहराऊं जो मैंने अभी सईद काजी साहब से पूछा कि 2 जजेस साहिबान जिन्होंने अपना फैसला सुना दिया था स्टार्ट में, अभी एक जज अगर इस तीसरे बेंच से, इंप्लीमेंट बेंच से फैसला अपना महफूज करता है सेम, तो या क्या 3 और 2 का फैसला होगा या इंप्लीमेंट जजेस का जो बेंच है उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी? सर जी ऐसा है कि ये तो एक बेंच था 5 रुकनी, और उस बेंच में 2 जजेस साहिबान ने तो अपनी फैसला सुना दिया है। बाकी जो 3 जजेस है उनमें से अगर कोई एक भी उस तरफ चला जाता है, अपनी राय दे देता है दैट ही इज डिस्क्वालीफाइड, तो फिर डेफिनेटली दैट डिसीजन विल हैव टू प्रिवेल। ठीक है, ठीक है फजल शाह साहब, वॉल्यूम 10 खोल दिया गया है और ये रिमार्क जज साहब की जानिब से आए, जरा इसकी तौसी कीजिएगा कि बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी इस वॉल्यूम 10 में। जी, वॉल्यूम 10 जो है ना वो वॉल्यूम है जिस पर जो गवर्नमेंट साइड है उसको एतराज़ था और उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि उसको खोला जाए। तो उसमें गवर्नमेंट के मुताबिक बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें जो JIT ने जो अपनी प्रोसीडिंग की है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उस हवाले से उन्होंने जिसकी सर्विसेज दी है, जिसको हायर किया है, जो अडाप्ट किया है, तो यकीनन ये एक अहम इशू था और ये इससे जो है ना बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और जो हुकूमती फरीक है उसका एतराज़ जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फजल शाह साहब, आप बताइएगा कि जैसा कि अभी वॉल्यूम 10 खोल दिया गया है, दस्तावेजात भी पढ़ने को दी गई हैं, ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया है कि अब ये मामला मजीद तहकीकात का है, ऑप्शन मौजूद है या क्लियर है जजेस साहिबान के वो वक्त नहीं देंगे या वक्त दिए जाने के ऑप्शन मौजूद है? फाइनली तो डेफिनेटली तो जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसके जजेस साहिबान की उस पर डिपेंड है कि और टाइम देते हैं या नहीं देते मज़ीद तफ्तीश के लिए। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसको हुकूमती फ़रीक लेकर और हुकूमती वकला लेकर मुअज़्ज़ज़ अदालत में आए हैं और वो बार बार ये कहते हैं। उसमें एक अगर हवाला अगर हम दे दें तो एक हवाला जो है ना वो कतरी शहज़ादे का है, जिसने JIT ने बार बार उनको तलब किया कि आप आ जाइए, अपना बयान रिकॉर्ड करें, अपना जो दस्तावेज़ है, जो प्रूफ है वो लाए। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं पाकिस्तानी एम्बेसी भी नहीं आ सकता। तो इस हवाले से ये एक लिखूना है, लेकिन देखना भी है कि अदालत इसको किस तरह से देती है, इसको मानती है इस दलील को या नहीं मानती।
ठीक है, फजल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सईद काजी साहब भी। काजी साहब, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। कतरी शहजादे की आमद की बात की और उनके बयानात की बात की गई, जबकि जज साहिबान की तरफ से ये रिमार्क सामने आए थे कि चूंकि ये आपके स्टार आपके हैं, जो सबूत देंगे, आपके कागजात के बारे में बताएंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें पेश करें। जी हाँ, मैं बात तो नहीं सुन सका फाजिल जो हमारे शाह साहब थे, मगर बात यह है कि ये अदालत ने बाशगाफ अंदाज में कहा है और ये डिले तो हुआ है। इस तरफ से उन्हें बार बार खत भी लिखे गए थे मगर वो नहीं आए। और ये एक यानी ये कहा मेरे प्रोग्राम में एक दफा इवन मोहतरम मोहम्मद मीर साहब ने ये कहना था कि जी शायद खुद गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो आए, ये उनकी राय है, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। और एक बात यह कि ओनर्स जब इन पे आ गया तो फिर विटनेस इन्होंने लेके आने थे। अदालत ने तो विटनेस के पास नहीं जाना था कि हम पूरी खुदा न खास्ता, या इवन JIT जो है वो तो नहीं जा सकती वहां पे, तो वो तो नहीं आए। और फिर उसके बाद सवाल यह है कि उनके आने के बाद भी सवाल तो एक उठेगा। अब देखें ना, जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि वो चिट्टों पे काम होते थे, देखें जी ये अपना फलां मंडी में लाहौर में अभी भी चिट्टों पर कारोबार होता है। अब इस किस्म के आर्गुमेंट जब आप देंगे सुप्रीम कोर्ट में आके, जहाँ पे इतने बड़ी ट्रांजैक्शन है, 12 मिलियन जो दिरहम है वो चिट्टों पे आते जाते रहे हैं। इवन दुबई में पिछली 19th सेंचुरी के मिड से पहले से हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है। ठीक है सईद काजी साहब।